अगर ऑफलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाए मजा आ जाए। अभी ना जैसे 28 को और 2 अक्टूबर को प्री फेस 12th वालों का क्लास लगाया है 8 to 4 दोनों दिन 12th का क्लास, मतलब 8 to 4 सिर्फ केमिस्ट्री होगा। सर ये क्या बता रहे हो? मैंने कहा जैसे अगर मान लो एक क्लास बड़ा क्लास लगाया मैंने, कभी शायद तुम्हारे लिए भी लगा देंगे कि 8 AM से लेके 4 PM तक 12th क्लास वालों का एक ऑफलाइन? क्लास है। हाँ 12th क्लास वालों का अगर ऐसा क्लास अपन को मिल जाए ना ऑफलाइन, अगर ऐसा ऑफलाइन क्लास अपन को मिल जाए तो मजा ही आता है। ऑफलाइन क्लास मिल जाए अगर एक बड़ा सा, तो सर आप दो क्या बता रहे कितना हमारा पता नहीं, चल अपन तो पढ़ते हैं, छोड़ना है। प्रॉपर्टी तो पहले का तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। भाई सब लोग म्यूट रहो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। पता क्यों क्या होगा? ऑल जनरली द आयनिक कंपाउंड, the ionic compounds are soluble in water. In water. Because ionic compound होगा तो polarity होगा, polarity होगा तो water में dissolve होगा. But some of the ionic compound are insoluble in water. Insoluble in water. Such as, मतलब देखो एक मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड तो है, तो आयनिक कंपाउंड तो है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है। इट इज वाटर इनसॉल्युबल, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। मतलब ये सब आयनिक कंपाउंड तो है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, है ना, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते because their lattice energy is greater than hydration energy. Hydration. Their lattice energy is greater than hydration. तो अपन कहेंगे ठीक है, लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो हम जानते हैं क्या होता है, आपको बताया। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर देन साइज, ये अपन ने पढ़ा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है ये बताओ, क्योंकि किसी के भी सॉल्युबिलिटी के लिए वाटर में मुझे ये दोनों एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एक बार हाइड्रेशन एनर्जी की बात, ये क्या? तो हाइड्रेशन एनर्जी होता है द एनर्जी, ठीक है, लिबरेटेड ड्यू टू partial attraction of water molecule, partial attraction of water molecule by the cations and anions, by the cations and anions in water, in water. तो अपन कहेंगे ठीक है, चेक कर लेते हैं ये है क्या, मतलब होता क्या हाइड्रेशन। पहले तो आप ये बता दो। हाँ Q1 Q2 चार्ज तो अपन को पता है, लैटिस एनर्जी में इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट टाइम बताया मैंने आपको। तो हाइड्रेशन एनर्जी ये होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप बताओ, जैसे अपन पानी में डिजोल्व करेंगे, मेरे पास पानी है और इसमें कोई आयनिक कंपाउंड डिजोल्व करेगा पानी में, ये पानी है, तो पानी में क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो Na पॉजिटिव जो बनेगा ना इसके अंदर,
ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पानी के पास इट्स अ पोलर सॉल्वेंट ना, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना आयंस का, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड नहीं बना, अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल अट्रैक्शन आपने लिखा भी होगा, लिबरेटेड ड्यू टू द पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, ये इसका ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे। अपन तो थोड़े से लिखेंगे भाई, बस सराउंडिंग दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ एक दो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय, ठीक है ना, दैट आयंस। तो उनके अट्रैक्शन से, जो ये अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज जो इसके पास होता है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये बॉन्ड में पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ बॉन्ड ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये अपन बता, ये डेल्टा नेगेटिव। और ऐसे ही अगर मेरे पास एनाइन होगा तो Cl है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का, तो वाटर के पास तो डेल्टा नेगेटिव भी होता है, डेल्टा पॉजिटिव भी होगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखा के क्या करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन बाय डोनेटिंग। तो ये सब अपने नेगेटिव चार्ज को उस पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहे हैं, सो दैट कि उसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी मिलियंस ऑफ वाटर, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया अपने पास, ये H हो गया, इधर OH लिख लेते हैं अपन, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, इधर भी ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर OH हो गया। तो ऐसे अपन बता देंगे कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है उन्हें। अब ये अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। और अट्रैक्शन से क्या होता है, दैट इज अ फोर्स, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इन सब का जो नेगेटिव चार्ज का सम होगा, वो सारा का सारा मिला के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए अपन कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, क्योंकि जितना ज्यादा इस पे चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट होगी। एनर्जी लिबरेट होती है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस और द एन। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, और इसका साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा इसमें, और जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपन ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया। The exchange of energy, exchange of energy for solubility of salt of compound या मॉलिक्यूल, जो भी आपको लिखना है, या मॉलिक्यूल। तो अपन को लिखना होता है एनर्जी जो इसमें इन्वॉल्व होता है, दो टाइप का एनर्जी इन्वॉल्व होता है। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो है, अगर मुझे किसी का सोल्यूशन बनाना है तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच ऑफ उसका आयनाइजेशन, उसको आयंस में पहले कन्वर्ट करो, वो लेटेस्ट एनर्जी, प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ये दोनों एनर्जी इन्वॉल्व होता है। ये हाइड्रेशन, जब भी मुझे किसी का सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो मुझे दो एनर्जी गिवन होना चाहिए, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी मुझे गिवन होनी चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन होगा उसमें अपन को आइंस में ब्रेक करना होता है, मॉलिक्यूल को आइंस में ब्रेक करेंगे तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है।
और ये हमेशा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, ये हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, अब डिपेंड करेगा डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पे, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक मतलब सॉल्युबल, किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने से एनर्जी रिलीज होती है तो वो सॉल्युबल होगा, और अगर वाटर में डिसॉल्व करने से एनर्जी देनी पड़ी तो इसका मतलब वो अपने आप तो सॉल्युबल नहीं है, एनर्जी दो तो डिसॉल्व होगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि इफ डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव फॉर एनी कंपाउंड, देन इट इज वाटर सॉल्युबल, soluble in water, then it is soluble in water. And if delta H of solution, अगर टोटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इट इज एंडोथर्मिक, so then it is soluble in water only on heating. It is insoluble in water at room temperature. At room temperature, but soluble on heating. No, तो delta H greater than 0 तो soluble on heating तो एंडोथर्मिक है उसका heating, but it is soluble in heating. तो ये जितने भी कंपाउंड्स थे भाई, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर लैटिस एनर्जी होता है ये, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो अगर आयंस में कन्वर्जन को, अगर ये एनर्जी ज्यादा है, सपोज ये +10 है लेकिन लिबरेट इससे -8 हुआ, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब है कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर इसमें यूज कम हुआ और लिबरेट ज्यादा हुआ तो सॉल्युबल इन वाटर, ये जो तक नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी के। सर 1 मिनट। इसलिए तो वेट कर रहा हूँ, लिख लो। संडे वाले टेस्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है। क्या सर? संडे वाले टेस्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं होंगे। और सर वो नोमेनक्लेचर वाला आएगा ऐसे? पीरियोडिक टेबल है क्या? हाँ सर। तो आएगा पीरियोडिक टेबल, अगर दिया है BIN लिखा है उसमें टेस्ट सिलेबस में। नहीं सर, तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल लिखा है। हाँ तो फिर बस BIN, तीनों चैप्टर्स का नाम लिख। फिर बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर नहीं है। फिर अपन एक एग्जांपल लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। ठीक है। अब कौन पूछ रहा है ये कि why is boron not a metalloid, why it's non metal? तो है क्या करें फिर उसको बताओ। मेटलॉइड जिसमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मेटलॉइड्स का
ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होता है, लेकिन बोरॉन का ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसको पानी में डाला तो बोरिक एसिड बना था, और किसी का मेटल ऑक्साइड अगर एसिड बना रहा है तो वो नॉन मेटल है, इसलिए बोरॉन इज अ नॉन मेटल, इट्स नॉट अ मेटल है। ठीक है, चलो NaCl की बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। चलो देखते हैं, अपन लिखते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ NaCl की बात करते हैं। अपन ने पानी में NaCl डाला तो पहले इसको सॉलिड को आयनाइज करना चाहिए, ये भी आयन इन गैसियस स्टेट और Cl माइनस आयन इन गैसियस स्टेट बन गया। इसका डेल्टा H मुझे गिवन था। The energy required to convert this into this is 180 kilocalories per mole। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड था। और फिर उसके बाद मेरे पास Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट था, पानी में पहले अपन ने डिसॉल्व कर लिया, और उसके बाद ये गैसियस आयंस पानी से रिएक्ट किए। तो जब ये पानी से रिएक्ट किए तो ये Na पॉजिटिव एक्वस बन गया हाइड्रेशन के बाद, और यहाँ Cl माइनस आयन एक्वस बन गया हाइड्रेशन के बाद। तो इसमें हाइड्रोजन तो हाइड्रेशन तो एक्सोथर्मिक था, तो माइनस 179 किलो कैलोरीज आता है पर मोल। तो अपन कहेंगे ठीक है। अब अपन चेक कर लेंगे कि ये रिएक्शन हुआ तो ओवरऑल जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या एनर्जी एक्सचेंज आया। तो अपन कहेंगे इसमें ना NaCl सॉलिड था, आपने इसको पानी में डाला तो प्रोडक्ट जो बना वो Na पॉजिटिव एक्वस बन गया और Cl माइनस भी एक्वस बन गया, और इसमें जो डेल्टा H आया अपने पास चेंज, वो आगे अपन को कितना आया है +1 किलो कैलोरीज पर मोल। ये लेटेस्ट एनर्जी था, ये हाइड्रेशन और ये डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो NaCl तो रॉक सॉल्ट होता है, नमक होता है, और आप कह रहे हो कि मेरे पास पानी था और पानी में मैंने नमक डाला ना, रॉक सॉल्ट होता है NaCl, टेबल सॉल्ट सॉलिड। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, बताओ। नमक पानी में घुलेगा क्या रूम टेम्परेचर पे? नो सर, क्वांटिटी पे उसको डिपेंड। स्टीयर करना पड़ेगा। इसमें ये कह रहा है कि डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, तो नहीं होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज एंडोथर्मिक। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर अपन नमक को पानी में डालें और छोड़ देंगे तो वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर वो बहुत धीरे 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 जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो करेगा, या फिर अपन क्या करेंगे, स्पून डालेंगे और रोटेट कर देंगे, और रोटेशन से एनर्जी मिलेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी की मिल ही जाएगी 1 किलो कैलोरीज, तो बोल के डिसॉल्व हो जाएगा। और वैसे अपन को पता है कि NaCl का नमक का पानी में घुलना एंडोथर्मिक होता है। तभी तो जब घर में खाना बनाया जाता है ना, तो जब सब्जी को पकाया जाता है तो जब वो बॉयल हो रही होती है ना सब्जी, तभी अपन नमक डालते हैं। ठंडा होने के बाद नमक नहीं डालते आप उसमें, वरना उसका टेस्ट नहीं आता ना, क्योंकि NaCl डिसॉल्व नहीं हुआ उसमें। यस सर। अपन को पता है ना, घर में मतलब वो सब्जी में नमक डालना भूल गए आप, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं, तो फिर नमक दो भाई। तो अपन को पता है वो कि वो डिसॉल्व नहीं होता। और अगर अपन सॉल्ट ऐड करेंगे बाद में, अगर जब ठंडा होगा, तो वो प्योर NaCl हो तो खा रहे होते हैं अपन, तो वो टेस्ट नहीं आता है उसका। तो अपन को पता है वो एंडोथर्मिक होता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे वैल्यूज गिवन है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ तो मुझे आंसर देना है। कैलकुलेट द हाइड्रेशन एनर्जी of sodium ion and chloride if their hydration energy is in the ratio of 5:6, given the delta H of solution of NaCl is, अब डाटा तो गिवन ही है अपन को, वही तो डाटा होता है, तभी तो आपने लिखा इतना कॉन्फिडेंस।
this much and the delta H of lattice energy is equal to 180 kilo. तो हाइड्रेशन एनर्जी तो लिखा ही हुआ, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी है लेकिन तो बताओ क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5x plus 6x is equal to minus 170. ये कह रहे हैं कि सर यहाँ से हमें कैलकुलेट करने का, आपने ऊपर लिखा ही हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ऊपर लिखा ही हुआ है, सब कुछ सामने तो दिख रहा है, तो अपन कहेंगे भाई कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, -179 हो गया। तो वो कह रहा है कि दोनों का इतना एनर्जी होता है ना, और रेशियो आपने दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x plus 5x is equal to -179। तो 11x is equal to हो जाएगा -179, तो x is equal to हो जाएगा -179 divided by 11। तो अपने पास आएगा ये 16.27 के आसपास आ गया, ये किलो कैलोरीज पर मोल आ गया, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन होगा, ऑब्वियस ही बात है, डिजॉल्व करने तो नेगेटिव साइन तो हो गई, किलो कैलोरीज तो बता दो, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 5x x आपको पता है और Cl माइनस 6s बता दो, हो गया आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। अब बाकी आप मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप करोगे बता दो, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सॉल्बिलिटी, तो किसी का भी सॉल्बिलिटी अगर अपन को चेक करना है ना, तो ये अपन को डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। क्वेश्चन में अपन को लैटिस एनर्जी गिवन था, ये गिवन था 1 और ये 1 लैटिस एनर्जी 180, तो अपन ने ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाके, तो -170। अच्छा, अब अपन दूसरा चले दूसरे पेज पे। सर 1 मिनट क्वेश्चन को देखने एक बार। यस सर। हो गया? Yes, sir. अब दूसरा प्रॉपर्टी पर लिखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब द कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो electrolytic conductance of ions is inversely proportional to hydration energy. And hydration energy is directly proportional to charge, inversely proportional to radius. Therefore, I can write that. Example ले लेते हैं, मेरे पास लिथियम आयंस और सोडियम आयन, तो दोनों में से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? इसका इलेक्ट्रोलाइटिक, तो अपन कहेंगे इसको देख के तो ये बताऊंगा मैं, छोटा साइज होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, छोटा साइज होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो सोडियम का ज्यादा है लिथियम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि कैसे अपन को बताना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसका ज्यादा होता है, किसका कम है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे भी, अब कैल्शियम ऑब्वियसली बात है, छोटा साइज होगा तो हाइड्रोजन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अलावा बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है आयनिक कंपाउंड का। सर के प्लस रुबेडियम से ज्यादा भी और कम भी है। कौन? पोटेशियम। अरे K वो गलत plus. लिखा है सर, के प्लस लिख के लो प्लस सीधी पहले आएगा। बोलो तो सीधी। अब लिखा है तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है वो असली। द आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in aqueous मतलब solution state and in molten state। molten मतलब melted form due to movement of ions। आयंस के मूवमेंट से ही आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब आयनिक कंपाउंड में अपन लिख सकते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज आपको मतलब अपन को पढ़ने की जरूरत है, कोई पूछने वाला नहीं आयनिक कंपाउंड, बाकी अपन पढ़ चुके हैं। तो अब अपन को पढ़ना है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स it is formed between the nonmetals। So the covalent bonds are formed due to sharing of electron among the atoms। That is covalent among the atoms of non-metal। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में ही होता है, जैसे हाइड्रोजन एक हो गया और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि बाकी एटम्स को हाइड्रोजन के अलावा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम चाहिए होते हैं। तो 8 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका ड्यूप्लेट हो गया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे HCl ऐसे बन जाएगा। बाकी Cl के इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब एग्जांपल में अगर अपन लिखे तो ऐसे बता सकते हैं अपन, मान लो अपन को वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अपन ऐसे लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने बनता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन के पास ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो अपन शेयरिंग ऑफ बॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब थर्ड अपन लिख लेंगे, मान लो कोई दूसरा कंपाउंड जैसे NCl3 नॉन मेटल में,
तो ये दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस खत्म हो गए तो आयनिक कंपाउंड्स। अब बाकी प्रॉपर्टीज जो 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, वो कितना लिखोगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसमें। डेंसिटी लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, तो अपने आप शीट से, शीट का एक बार रीडिंग लगाते ही ना बस। तो यस सर। NCl3 में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के लिए अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे शेयर किया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हो गए, 8 हो गए, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और शेयर हो गए, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सो इट इज स्टेबल। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमेशा जो बॉन्ड शेयर होता है, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, अब O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, दोनों ही ऑक्सीजन के पास, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने। तो फिर ये डबल बॉन्ड है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे अगर अपन N2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो नाइट्रोजन के तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, 3 बॉन्ड, तो अपन 3 बॉन्ड। कभी भी 2 एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे कभी एक साथ, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे कभी, ठीक है ना। कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड 2 एटम के बीच में नहीं बन सकते, क्योंकि 3 एक्सेस होते हैं, px py pz, 3 एक्सेस होते हैं, या 3 एक्सेस xyz के अलावा अपन ने कोई एक्सेस नहीं पढ़ा, इसलिए 3 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनेंगे 2 एटम के बीच। तो this is sharing of electron by each atom, right now, so formed by the between the non-metal by sharing of electron from each atom, of electron by each atom. तो अपन को कोवेलेंट बॉन्ड दिख जाएगा, ये मेरा पॉइंट 1 है, उसको ABCD में लिख देते हैं पॉइंट 1, ठीक है। अब अपन पॉइंट 2 की बात, पॉइंट 2 में अपन लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक कोऑर्डिनेट, उसी का पार्ट है कोवेलेंट, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट bond, so it is a type of covalent bond formed by sharing of electron among the atoms, तो अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लास्ट स्लाइड में लिखा तो लिखो,
मैथ्स तुम्हारा नहीं चल रहा, अब दूसरा नहीं चल रहा, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात तो सॉल्व अच्छी है। हो गया, चलो भाई हो गया, आप मेरे लिए थैंक यू, थैंक यू। चलो देखते हैं अपना पता क्या होता है कोऑर्डिनेट नाम। अपन को एक बात पता है कि जब एक एटम गिवन होगा अपन को, हाँ जब एक एटम गिवन है और दूसरा एटम गिवन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वन बॉन्ड is formed by sharing of two electrons. Sharing of two electrons. One from each atom. From each atom. अगर मुझे एक बॉन्ड बनाना है तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। और अगर दो बॉन्ड बनाने हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, दो ये करेगा। और तीन बॉन्ड बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बात है तीन ये शेयर करेगा, तीन ये शेयर करेगा। Then it is a covalent bond. ठीक है। If in bond formation, covalent bond formation, both the electron is shared by a single atom, and then it is called covalent bond. It is called covalent bond. Then it is called covalent. मतलब अपने जैसे एक एटम है और बी एटम है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, लेकिन ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन तो यूज कर रहे हैं अपन बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करेगा तो इसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन एरो से डिनोट करते हैं। एरो मतलब इसका टेल, पर अगर ये शेयर ही नहीं कर रहा, मतलब वो बी ले नहीं रहा, तो शेयर कौन कर, वो किसके साथ शेयर कर रहा है वो? तुम कहाँ परेशान हो, रुको ना। भाई मैंने तुम्हें अपना डब्बा खिलाया, तुमने नहीं खिलाया मुझे कुछ भी। मैंने तुम्हें अपना डब्बा खिलाया, तुमने अपना डब्बा खिलाया मुझे, मतलब लंच खिलाया, वो स्कूल में जो टिफिन बॉक्स है, तो एक्सचेंज हुआ ना। मैं तुम्हें डब्बा खिलाता हूँ, तुम ना खिलाओ कुछ भी। आज तुम टिफिन भूल के आए थे, तो भी शेयर किया ना हमने तुमसे। सर वो फिर एक तरफ से शेयरिंग हुआ। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। ठीक है, तो इधर ईच लिखा था आपने, इधर थोड़ी ईच लिखा आपने। ठीक है, तो बी ने लिया ही नहीं ना, बी ने लिया वो नहीं। बी क्यों देगा, हम शेयर कर रहे हैं आपसे अपना खाना, तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे पास था ही नहीं, तो भी तो शेयरिंग हुआ ना मेरा। ओके। बी बस लेने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, कंजूस है। हाँ जो जो भी समझ ले, ठीक है। मतलब चलो देखते हैं। हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस अब हाँ ठीक है, तो अपन बोल रहे थे ये अपने इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा, लेकिन ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन दोनों दो इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब बॉन्ड आपने लिखा उसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और ये एरो अपन को बताएगा कि देख भाई ये इलेक्ट्रॉन
इससे शेयर कर रहा है, ये अपना कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है इसकी तरफ। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें कैसे पता चलेगा कि कब कोऑर्डिनेट बनाना है और कोवलेंट कब बनाना है? क्योंकि कोवलेंट तो मुझे पता है, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए आपने बताया यहाँ पर कि ये सब कोवलेंट थे, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाना है मुझे, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, और अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मैं ऐसे लिख दूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेते हैं और इसको दे देते हैं, तो भी तो ऐसे बॉन्ड बना, क्या प्रॉब्लम? तो अपन कहेंगे ये लेना देना अगर हुआ ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन पहले इसी के पास थे, इससे सिर्फ शेयर कर रहा था वो, अभी आपने उठा के इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अगर ऐसा किया तो फिर मुझे इसमें पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसके पास, और इसको माइनस चार्ज लिखना पड़ेगा। अरे तो आयनिक बॉन्ड होता है ना फिर। लेकिन इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी, इसलिए तो ये अलग बॉन्ड। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसमें ये जो चार्जेस लिखे ना, तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा चार्ज भी होता है, चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि दीज चार्जेस आर कॉल्ड पार्शियल चार्जेस और फॉर्मल चार्जेस, इनका नाम होता है फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, आप लिखो कोई भी चार्ज लिखो, हमें ये पता है कि आप इलेक्ट्रॉन अगर उठा के दोगे, पहले आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, कैसे बनाना है बाद में तुम बता देंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन था, आपने टेल से एक इलेक्ट्रॉन लेके हेड को दे दिया, टेल से लिया उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगा और हेड पे दिया उस पर नेगेटिव चार्ज लिख दूंगा। पहले ये बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाना है, बाकी सब हम देख लेंगे ऐसे बनाना, बाकी जो भी है वो हम देख लेंगे। पहले तो आप ये बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कब, क्योंकि हम तो कोवलेंट बॉन्ड बनाना जानते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अपन कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ना, ये भी NCl3 वगैरह ये सब, इनको अपन कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, राइट ना? सो सर क्या कहते हैं? generally the sharing of electron in a molecule follows octet. So we call the shared electrons in a molecule as Lewis octet. Shared electron in molecule as Lewis octet. ये बोलते हैं। तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर अपन बताते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, उनको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। सो रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल दिया जाए और मुझे उसका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? इन रूल्स। पॉइंट 1 होगा राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अपन को पता है व्हाट इज सेंट्रल एटम। राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम in pairs. Share the electron from central atom to other atom so that their octet gets complete. Gets complete. अब आप ये मुझसे बोल रहे हो
कि अगर मेरे पास CO2 है तो आप कह रहे हो कि कार्बन ले लो, सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, पेयर्स में लिख लो, लिख लिए पेयर में। अब सेकंड पॉइंट में आपने लिखा, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आपने लिखा कि अदर एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे दो उनको। अपन कहेंगे हमें पहले से पता है ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 रिक्वायर्ड है, दे दो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 4 6 8, क्योंकि अब ये शेयर हो गया। इससे भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता था ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। ये हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, है ना। तो अपन कहेंगे मेरे पास NOCl है। अब NOCl को कैसे लिखोगे, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना सबसे ज्यादा अपन क्या करेंगे, इन सब में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, लेकिन अब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे ये बताया कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर के फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। इन सब में सेंट्रल एटम वो होता है जो लीस्ट ट्रस्टेबल एटम होता है, वो आपने बता रखा है, नाइट्रोजन इज द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम। पेयर्स में लिखते हैं 1 2 3 4, उसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर में कैसे लिखते हैं। हाँ तो ठीक है ना, जो 8 बचा तो बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपन को पता है इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे दो, हो गया उसका। और नाइट्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, तो दे दो, ये हो गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, तो लुईस स्ट्रक्चर में बना लूंगा, इसमें लुईस स्ट्रक्चर में आपने ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, मतलब सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे केवल होता, उसको ए ले लेते हैं, उसको बी ले लिया आपने, H2O होता है, तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, H2O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लिखता हूँ, हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बना देता हूँ, हो गया। अब ठीक है, ये सब पता चल गया मुझे, ये बताओ ये थर्ड पॉइंट छूटा क्यों। अब उस थर्ड पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। अब हम बगैर थर्ड पॉइंट के भी सारे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। अब मुझे थर्ड पॉइंट की जरूरत इसलिए है कि व्हाइल डोनेटिंग, हो सकता है मेरा सेंटेंस में पूरा ना है, तो मुझे और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। व्हाइल डोनेटिंग electron from central atom, always check the octet of central atom. Because if octet of central atom gets complete, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। सर 1 मिनट। हाँ इसलिए तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो मुझे मजा थोड़ी आ रहा है, सांस थोड़ी ले रहा हूँ। चलो आराम से, तो हो जाए बेटा तो बता देना कि भाई हो गया, चलो। डन सर। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब because if the octet of central atom gets complete,
before accommodating the other atoms. All other atoms. Then central atom will form coordinate bond. So that its octet will not expand. अब ये सेंटेंस तो अच्छा है, जो भी है, जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो माने तो ठीक है। चलो लिख लो, अपन इसमें एग्जांपल लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपने बताया तो है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है। चलो देखते हैं कैसे बनता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मेरे पास SO2, तो अपन को पता है सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। दे दो। दे दिए। अब जरा ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सल्फर का भी ऑक्टेट, और अभी ऑक्सीजन बचे हुए, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अब अगर मैं ऐसे बनाता तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। ऑक्टेट हो जाएगा एक्सपैंड। मैं ऐसा कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट लगाएंगे। ऑक्सीजन बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कुछ भी शेयर नहीं करेगा, ये शेयर करेगा। अभी भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसने ऑक्सीजन से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ऑक्सीजन को ये दिया। तब बनेगा। ठीक है, आपका मतलब यह है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे SO3 गिवन है, मेरे पास सल्फर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से डबल, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो फिर 2 कोऑर्डिनेट बनता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 कोऑर्डिनेट। अच्छा, मैं ऐसे ये आप सभी सल्फर से क्यों बना रहे हो, बाकी क्यों नहीं बना रहे? बना देंगे, बाकी बना देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। सल्फर के 6 बने। पहले अपन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, फिर डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले सिंगल बॉन्ड में Cl बना दो, Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट ऑफ सल्फर गेट्स कंप्लीट, तो फिर बाकी बचा हुआ लो भाई बन गया। तो इस टाइप से अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दिखा सकते हैं। तो नाइट्रोजन है 5, तो अपन क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा, रिमूव कर दो, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन लिख दो।
ये लो हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। कितने, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन थे हमारे, और मेरे पास H पॉजिटिव था। H पॉजिटिव का मतलब है इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं, ऐसे ही बना सकता हूं। दोनों ही करो। तो अपन ने क्या लिखा कि देख भाई, अपने 2 पॉइंट से सारे स्ट्रक्चर बन रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब अपन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, तो ऑल जो अदर एटम्स होते हैं उनके अकोमोडेट होने से पहले ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। जब अपन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो सेंट्रल एटम के अकोमोडेट होने से पहले ही अदर एटम के अकोमोडेट होने से पहले ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सर हम्म सर फिर SO2 सर वो फिर हाँ सर फिर SO2 का जो ऑक्सीजन पर 3 लोन पे 2 लोन पे रह रहा है और सल्फर पर 1 है सर, उसका क्या होगा फिर? किसका? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, ये वाला ना, हाँ सर। तो रहेगा ना, उस पर सर क्या वो प्रॉब्लम है? सर फिर अनस्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल एटम पर भी 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, हाँ, तो क्या तो होगा उससे? हमें क्या फर्क है? रिपल्शन। उसमें भी तो था लोन पे, लेकिन अमोनिया तो एग्जिस्ट करता है। HCl में भी तो हाँ लोन पे सर रहता है, तब तो नहीं कहा कि यहाँ भी लोन पे है। हाँ सर वो ठीक है, पर इसमें 3 एटम से ऊपर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रो ज्यादा नेगेटिव है, और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है और सल्फर पर 1 है, तो टोटल में 3 हो गया सर। फिर मतलब स्पेस कैसे मैनेज करेंगे, मतलब नेचुरली वो एटम्स आपस में? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ सब स्टेबल है, एग्जिस्ट करेंगे। अब वो आपस में रिपेल करें, जो भी बनाए बनेंगे ना, लेकिन कोऑर्डिनेट बने ना। ठीक ठीक। ओके ओके गॉट। अब अगर इसमें सारे ही डबल बॉन्ड बना देते अपन, तो ये ऐसे बन जाता फिर तो। सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इसको चाहिए थे, दे दिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, सबको दे दो, हो गया स्टार्ट। लेकिन सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 सर प्लस 4 प्लस ज्यादा 4। एक्सेस एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, ये सब ऑक्टेट रूल फॉलो कर। ठीक है, अब ना ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सी लिखना है। इसमें कौन से पॉइंट लिख रहे थे ना, 1 2 3 लिख रहे थे ना, 3 लिखा, 4 लिखूंगा। टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स, एसिड्स के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स के लिए अपन लिखेंगे convert acid into anions.
anion by donating H plus ion. H plus ion. Number of negative charge on anions. On an anion equal to number of oxygen atom bonded with single bond. ये रूल, चलो लिख लो। मतलब आपने कहा एक नाइट्रोजन ले लो, 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कर दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, थोड़ा और ऐसे बना लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा देखिएगा, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं जाता ना। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस, एक नेगेटिव चार्ज इसलिए एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए थे, तो 6 ऑक्सीजन के थे, 6 ऑक्सीजन के थे और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर हो गया, तो इसके तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज से कर दो ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि अपन इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज लिखते हैं इस पे। तो अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये माइनस नहीं लगा दिया, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए तो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर रहा हूँ कि जैसे इससे सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव चार्ज उसमें डाल के वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 8 हो जाएगा, हो गया। इसलिए तो सिंगल बॉन्ड के लिए रूल बने हैं। अब क्या, जैसा होता है वैसे करो। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, बन गया, बड़ा इजी। तो फिर अगर मान लो आपने एसिड लिखा, एक मतलब ना है, आपने कहा HNO3, तो HNO3 के लिए लिखा होगा फिर तो ये HNO3 था, ये एक H प्लस आइन देता है और नाइट्रेट आइन होता है। तो आपने पहले नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये HNO3 का स्ट्रक्चर पर चाहिए ना मुझे तो। हाँ, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वही तो रिमूव करते हैं अपन, तो अपन कहेंगे लो HNO3 का स्ट्रक्चर बन गया। एक ऑक्सीजन था, उसके ये नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच था और एक जो नेगेटिव चार्ज से अटैच था उस पर हाइड्रोजन लिख दो। लो भाई, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। जिससे जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लिखा था उसी से हाइड्रोजन अटैच कर देना, तो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले आप एनायन का स्ट्रक्चर बनाओ और फिर जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना उसी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच कर दो और नेगेटिव चार्ज हटा दो, तो एसिड का स्ट्रक्चर। मतलब ये दोनों ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये हाइड्रोजन के डोनेशन से ही तो आया, तभी तो आपने H पॉजिटिव लिखा है। अच्छा, तो फिर H2SO4 लिख के बताओ। तो फिर कहेंगे ठीक है, H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो ये 2 H प्लस आइन देगा और ये सल्फेट आइन बनाएगा। इसका मतलब है आप मुझे बताने वाले। हाँ बोलो। सर वो N का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ओके ओके बोलो। हाँ सर समझा। वो आपने लिखा नहीं तो मुझे लगा कोऑर्डिनेट हो। नहीं, सब लिखेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, दिख तो रहा था बंदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी डाउट है, अब डाउट पे डाउट था पूछ लो और क्या यार, ठीक रहेगा।
एजिटेशन पे नहीं रहता ना कि हाँ भाई ठीक है। अब देख सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब अपन को अच्छे से पता है 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हटा दो। ये लो भाई, सिंगल बॉन्ड मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, 8 हो गया आपका। सिंगल बॉन्ड मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज और है तो इसको सिंगल बॉन्ड से इसके 7 हो गए इलेक्ट्रॉन, एक और नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं। लेकिन सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 2 बॉन्ड बनाने के बाद। 2 4 6 8, अब 2 ऑक्सीजन और बचे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो फिर H2SO4 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक OH और एक OH, बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब तुम बनाओ, तुम लोग बना के देखो। ये तुम लोग बना के दिखाओ, ये COD तुम बना के दिखाओ, ई में बना। ये 2 H प्लस एन देगा, ये भी 3 H प्लस एन देगा, लेकिन ये 2 H प्लस एन देगा। ये तो 3 H प्लस एन देगा। कार्बेटाइन, फॉस्फेटाइन, यस सर डन। हो गया। यस सर। यस सर। लो भाई स्टार्ट। ये एसिड के स्ट्रक्चर,
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ। यस सर। फॉर्मल चार्जेस, ये आई थिंक सी पॉइंट, बी में अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा था, कोवेलेंट बॉन्ड। एक मिनट, पीछे वाला पेज सर, हाँ क्या हो गया? पीछे वाला पेज। ठीक है, यस सर। the structure the structure of molecules which have minimum number of charge is more stable. If molecule or ion has charge on it, then it is unstable. अगर फॉर्मुलेट चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है। तो उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मुलेट चार्ज एंड चार्ज। तो फॉर्मुलेट चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका होगा, फॉर्मुलेट चार्ज विल बी इक्वल टू, अपन को अगर कैलकुलेट करना है फॉर एटम, on atom can be calculated as अपन सभी मॉलिक्यूल में सभी एटम के फॉर्मुलेट, किसी भी मॉलिक्यूल में सभी एटम के फॉर्मुलेट चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बना। तो वेयर V is number of valence electron of the atom, N is the number of non-bonded electrons, electron on atom, and B is number of bonded electron around the atom, that for which formal charge is calculated. सर एन मतलब लोन पेयर। Formal charge is calculated. बोलो। सर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर आएंगे ना? हाँ, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, ये मैं स्कूल के लिए बताता हूँ, बहुत सारा पार्ट मैं स्कूल के लिए भी बताता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल को देख के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर लिखवा है ना, मैं आपको बता सकता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल को देख के उसका फॉर्मल चार्ज कैसे लिखता है, बट स्कूल के लिए बता रहा हूँ, स्कूल के लिए एग्जाम्पल दूंगा, और स्कूल में एक ही एग्जाम्पल पूछ सकता हूँ। ओजोन कंसा,
इसका स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 ऑक्सीजन अदर है, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो करते हैं कंप्लीट। ये सेंट्रल एटम लिया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी और इसका भी। ये सेंट्रल एटम अज्यूम किया था, कोई भी अज्यूम कर सकते, तो ऐसे थोड़ी इस पर टिक लगा हुआ है ये सेंट्रल एटम, तो अपन कहेंगे ये अपन ने अज्यूम किया था, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी। मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी। अभी अपन ऐसे लिखा है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले बता रखा है। अपन इसको ऑप्शन पे नंबर देते हैं, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है। तो अपन लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 पे नॉन बॉन्डेड 4 हो गए, 2 लोन पे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके अराउंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, 4 हो गए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 1/2 करूंगा तो 1/2 × 4 कर 0, इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है। ऑप्शन एटम 2, चल 2 पे कैलकुलेट करता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, ऑप्शन है तो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 2, और क्योंकि ये दोनों लोन पेयर थे ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, एक लोन पेयर में 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर थोड़ी पूछा आपने, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछा। और नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, 2 इधर बॉन्डेड और 4 इधर है, 6 हो गए। इसमें +1, इसमें +1 है। ऑक्सीजन एटम 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, और 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है उसके अराउंड में, ये -1 आ रहा है। मतलब फॉर्मल चार्जेस जो है इस पे 0 आया, इस पे +1 आया, इस पे -1 आया, ये कैलकुलेशन किया। पर कहीं सर इतना सब कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, ये सब आप फॉर्मल चार्ज पूछो, मैं वैसे ही कैलकुलेट कर देता। ये स्ट्रक्चर लिखा था आप, आपने बताया तो था, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकता। आपने कहा था एरो जो बनाते हैं ना, टेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और इसको दे देना। भाई आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाते ही हो ना ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह आप क्या करो, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे वहां से एक टेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना और इसको दे देना जहां हेड है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर +1 आ जाएगा, और जिसको दिया इलेक्ट्रॉन उस पर -1 आ जाएगा। लो भाई हो गए फॉर्मल चार्जेस। इसका मतलब जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वहां फॉर्मल चार्जेस होंगे, जहां उस एरो का टेल होगा उस पर प्लस आएगा, और जहां हेड है वहां माइनस आएगा,
और आप एरो की जगह क्या लिख दो, कोवेलेंट बॉन्ड लिख दो। जब अपन को ये नहीं पता था कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, तो पहले अपन ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करते थे, प्लस माइनस लिख के। प्लस माइनस लेके जाएंगे तो फॉर्मल चार्जेस होंगे, और चार्जेस होंगे तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, ये न्यूट्रल है, और ये चार्ज वाला है, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल है, वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। और ये कंपलसरी है कि सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस हमेशा जीरो आने चाहिए वाले को, अनलेस वो पहले से कैटाइन ना ले देना। ये न्यूट्रल था ना ओजोन, तो Yes, टोटल sir. फॉर्मल चार्जेस जो आएंगे वो जीरो आने चाहिए। तो अपन कहेंगे इतने सारे मॉलिक्यूल अपन ने पढ़े जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, सब में लिख दो फॉर्मल चार्जेस, क्या फर्क है, अपन सब में लिख देंगे। ये फॉर्मल चार्जेस है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। होमवर्क BIO, इसकी अलग शीट है, कंप्लीट कर देना। होमवर्क डिस्कशन करूंगा मैं किसी दिन, आपको टाइम देता हूं 10 PM से। BIN का फुल फॉर्म क्या है? हम्म BIN का फुल फॉर्म BIN का फुल फॉर्म है कि ये क्या होता है BIN? IN का इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है, बीकन। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। बेसिक। अभी शीट तो मिला होगा। हाँ सर। हाँ सर, लिखा हो सब पेपर पूछ लिया ऐसे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर। सर बोलो। पीरियोडिक टेबल की शीट में एक जगह पे लिखा है कि मेंडेलीव के पीरियड टेबल में 9 पीरियड्स थे और 8 ये थे ग्रुप्स। सर लेकिन आज मेरे स्कूल में टेस्ट हुई थी, उसमें तो उन्होंने बोला था 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स है, मतलब 9 नहीं था। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में 8 बताया सर। भाई उसने क्या किया था ना, जो सब ग्रुप्स है ना A और B, उन सबको मर्ज कर दिया था उसने। मतलब उसने कॉपर और अल्कली मेटल, कॉपर कॉइनेज मेटल और अल्कली मेटल को एक ही ग्रुप में रखा था, जिंक वाले ग्रुप को और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप को एक ही ग्रुप में रखा था, ऐसे था। तो प्रॉब्लम क्या है सर फिर? तो कितने ग्रुप्स है, मतलब राइट आंसर क्या है, कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स है? एनसीईआरटी में देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी कहेगा अपन तो वही मानेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? सर कम ही होगा ना आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि सर तभी एलिमेंट ज्यादा डिस्कवर भी नहीं हुए थे, ऊपर से क्लासिफिकेशन नहीं, जो है वो ए बी ग्रुप था उनका पहले, अब तो ए और बी में डिवाइड कर दिए थे सब ग्रुप्स में, तो ये भी सब ग्रुप भी हटा दिया। तो उसने क्या किया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे ना, वो सब अल्कली मेटल और अल्कलाइन उसमें पी ब्लॉक में डाल दिए थे। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, तो- फिर ग्रुप और पीरियड के तो जमाने उसके में जो कम। ग्रुप्स होंगे ना, वो ग्रुप्स उसके होंगे 9 और पीरियड होंगे 8। एक दो तीन चार, नहीं उल्टा, ए और बी को हाँ उसने सर, मर्ज कर लिया था। 9। ठीक है, तो कितना बताया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? 9 ग्रुप 8 पीरियड। चलो चलो फिर, टाइम भी हो गया तुम्हारा। सर